अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठोसों की द्रव में विलयता यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। इसके पहले जितना भी वीडियो बना है उसे आप देख लीजिएगा और साथ साथ में उसका फेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठोसों की द्रव में विलयता यानी कि कहते किसको है। देखिए 100 ग्राम विलायक यदि किसी भी विलायक में उपस्थित ठोस विलय की ग्राम में जितनी अधिकतम मात्रा होती है उसी को ही हम लोग ठोस का द्रव में विलायता कहते हैं। मतलब जनरली क्या होता है कि विलायक क्या माने 100 ग्राम विलायक में जितना ठोस विलय की अधिकतम मात्रा होती है उसी को हम लोग ठोस की द्रव में विलयता कहते हैं। अब इसे हम वन बाई वन लिख लेते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। लिखिएगा ठोस की द्रव में विलयता में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा आप सब कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित 100 ग्राम विलायक में उपस्थित 100 ग्राम विलायक में उपस्थित, ठीक है, ठोस विलय की ठोस विलय की ठोस विलय की ग्राम में अधिकतम मात्रा को ग्राम में अधिकतम मात्रा को ग्राम में अधिकतम मात्रा को ही क्या कहते हैं, ठोस की द्रव में विलयता कहते हैं। 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 इसका एक और डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग ग्राम में लिए हैं तो लीटर में भी इसका डिफिनेशन ले सकते हैं। जैसे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ठोस पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या को हम लोग ठोस की द्रव में विलयता कहते हैं। यदि ग्राम लेंगे तो ग्राम में बात करेंगे, मतलब 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस विलय की ग्राम में अधिकतम मात्रा को हम लोग ठोस की द्रव में विलयता कहते हैं। अगर लीटर लेते हैं तो मोल में लेना पड़ेगा, मतलब 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ठोस पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या को ही ठोस की द्रव में विलयता कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि 1 लीटर बिलियन में, देखिएगा 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ठोस पदार्थ के ठोस पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या को मोलों की अधिकतम संख्या को मोलों की अधिकतम संख्या को ही ठोस की द्रव में विलयता कहते हैं। ठोस की द्रव में विलयता कहते हैं। ठोस की द्रव में विलयता कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ठोस की द्रव में विलयता का डिफिनेशन हो गया। अब हम इसको प्रभावित करने वाले कारक को देख लेते हैं। अगला पॉइंट आप सब लिखिएगा कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, किसे प्रभावित करने कारक कारक मतलब ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कौन कौन से होंगे। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला जो कारक है वह है विलय एवं विलायक की प्रकृति। 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 देखिए सबसे पहला क्या है कि इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि ध्रुवीय विलायक जो होते हैं वह ध्रुवीय विलायक अधिक घुलनशील होते हैं और अध्रुवीय विलायक कम घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय विलायक जैसे मान लीजिए NaCl है, KCl है, तो H2O में ये अधिक घुलनशील होगा, लेकिन NaCl और KCl जो होगा CH6H6 में कम घुलनशील होगा, क्योंकि NaCl KCl दोनों जो है ध्रुवीय पदार्थ तो है बट
H2O भी ध्रुवीय पदार्थ होने के कारण अधिक घुलनशील होगा, लेकिन NaCl और KCl ध्रुवीय पदार्थ है, लेकिन H6 जो है ध्रुवीय पदार्थ नहीं है, जिसके कारण एक कम घुलनशील होगा। तो इसका पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि ध्रुवीय विलय जो होते हैं, ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय विलय, ये इसे हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे लोग। ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं, ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं। ध्रुवीय विलय जो होते हैं, ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहें तो यहाँ पे NaCl है वह, और KCl, NaCl और KCl जो होते हैं H2O में अधिक घुलनशील होते हैं, H2O में अधिक घुलनशील होते हैं, H2O में अधिक घुलनशील होते हैं। और साथ साथ में ये बोल सकते हैं कि NaCl और KCl, NaCl व KCl जो होते हैं वह C6H6 में कम घुलनशील होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिजल्व्स लाइक, मतलब एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से ही दोस्ती करना चाहते हैं। जैसे समान समान को बोलता है, जैसे को तैसा। ठीक है, जैसे ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायक के साथ घुलेगा और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक के साथ ही घुलेगा। तो नोटेबल पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे नोट में करके लिखिएगा क्या है कॉन्सेप्ट, कि याद करने के लिए सही है कि लाइक डिजल्व लाइक्स, लाइक डिजल्व्स लाइक। ठीक है, मतलब समान समान को बोलता है। लिख लेते हैं यहाँ पे समान समान को बोलता है, यानी कि एक समान का मटेरियल एक समान के मटेरियल से ही जुड़ेगा। ठीक है, समान समान को बोलता है, मतलब जैसे में तैसा, यानी कि जैसे में तैसा, जैसे में तैसा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहें, या जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ध्रुवीय विलायक में घुलता है और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक में घुलता है। जैसे ध्रुवीय विलायक जो होता है वह निश्चित रूप से ध्रुवीय विलय में ही घुलता है, ध्रुवीय विलय को घुलता है, ध्रुवीय विलय को घुलता है, ध्रुवीय विलय को घुलता है। और निश्चित रूप से हम लोग बोल सकते हैं कि तथा अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक निश्चित रूप से अध्रुवीय विलय को घुलता है, अध्रुवीय विलय को घुलता है, अध्रुवीय विलय को घुलता है, अध्रुवीय विलय को घुलता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, नोट में एक और नोट बना के लिखिएगा कि ध्रुवीय अणु को पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, ध्रुवीय अणु में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, ये लिख लीजिए, जिससे ध्रुवीय अणु की पहचान हो जाएगी। ध्रुवीय अणु के निम्नलिखित गुण होते हैं, निम्न गुण होते हैं, ध्रुवीय अणु के निम्न गुण होते हैं, ध्रुवीय अणु के निम्न गुण होते हैं। सबसे पहला जो गुण है वह है आपका केवल एक ध्रुवीय बंध होना चाहिए, केवल एक ध्रुवीय बंध होना चाहिए, केवल एक ध्रुवीय बंध होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर में है कि असंतुलित संरचना, असंतुलित संरचना इसकी पाई जाती है, असंतुलित संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। तीसरा नंबर पॉइंट है आपका कि इसके पास में एक कोणीय संरचना पाई जाती है, कोणीय संरचना पाई जाती है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है आपका केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रीय परमाणु पर
केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, युग्म पाए जाते हैं जिसे हम लोग लोन पेयर भी कहते हैं, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ध्रुवीय अणु का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, H2O होता है, HF होता है, उसके बाद में CO2 होता है, NH3 होता है, या CCl4 होता है, ETC। इस तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग इसके अगले प्रभाव को देखते हैं। ये तो निम्नलिखित विलय एवं विलय की प्रकृति ध्रुवीय इसका प्रभाव हम लोग देख लिए। अब दूसरा प्रभाव हम लोग देखते हैं, इसके अलावा कौन कौन से प्रभाव हैं, 1 बाई 1 देखते चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रभाव लिखिएगा आप कि ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है इसे हम लोग देखते हैं। ताप का प्रभाव मतलब लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ताप का प्रभाव में क्या होगा कि जब ताप बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जब ताप बढ़ेगा तो विलयता भी बढ़ेगी। ताप जब इंक्रीज होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, विलयता भी बढ़ेगा, यानी कि विलयता भी इंक्रीज होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, NaNO3, NaNO3, NaCl, उसके बाद में NH4Cl, उसके बाद में हो जाएगा KNO3, ETC। उसके बाद में अगला पॉइंट है, जब ताप जैसे कुछ स्थितियों में जब ताप बढ़ेगा तो निश्चित रूप तो क्या होगा कि विलयता घटेगी। इसे हम लोग याद रखेंगे किस किस मटेरियल के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा CaO, CaCO3, ETC। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखते हैं लोग। अगला पॉइंट में क्या होगा, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस प्रकार का प्रकृति है इस पर निर्भर करेगा। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यह अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कौन सा निर्भर करेगा कि कौन सा जो है एलिमेंट या पदार्थ ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी और ताप बढ़ाने पर विलयता घटेगी। ये निश्चित रूप से अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, दिया हुआ है NaCl जो कि निश्चित रूप से सॉलिड है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे यदि हम ताप देते हैं, ठीक है, और इसको H2O की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल और हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CaO को जब हम H2O के साथ H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो निश्चित रूप से ये CaOH ट्वाइस में बदल जाता है, प्लस यहाँ से हीट जनरेट होता है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं इसका प्रभाव। अगला प्रभाव हो जाएगा आपका 3 नंबर, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा, हालांकि ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े भी थे, ठीक है, फिर भी आप एक बार लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब का प्रभाव आपका क्या पड़ेगा इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, दाब का प्रभाव क्या होता है, दाब परिवर्तन का ठोस पदार्थों की द्रव घुलनशीलता पर कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस पर कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ता है दाब का। तो लिख लीजिएगा, मतलब क्या लिखेंगे कि दाब परिवर्तन का, दाब परिवर्तन का, दाब परिवर्तन का ठोस पदार्थों का, दाब परिवर्तन का ठोस पदार्थों की द्रव में घुलनशीलता पर, द्रव में घुलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं
पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को, मतलब ठोस पदार्थों की द्रव में घुलनशीलता को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आप क्या कीजिए, इसका फेयर बना लीजिए और फिर से वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी समझने में और याद करने में दिक्कत नहीं हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।